हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में हम क्लास 9th विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले क्लास में हमने पदार्थ के बारे में स्टडी किया था। पदार्थ के बारे में इंट्रोडक्शन और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। लेकिन आज के इस वीडियो क्लास में हम स्टेट्स ऑफ मैटर अर्थात पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था क्या होती है, कितने प्रकार की अवस्था होती है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। देखिए, मैंने आपको बताया था पदार्थ तीन प्रकार का होता है, तीन रूपों में पाया जाता है हमारी प्रकृति में। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठोस को सॉलिड कहते हैं, द्रव को लिक्विड और गैस को गैस कहते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स में पदार्थ पाया जाता है। तो आइए इनके मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। ठोस, द्रव और गैस के मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं इसे। तो यहाँ देख सकते हैं, अब हमने यहाँ पर पदार्थ के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर बनाया फिगर में। यह पदार्थ के मॉलिक्यूल्स हैं जिसे अणु भी कहते हैं। अणुवार मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंस ठोस, द्रव और गैस में। ठोस पदार्थों के अणु मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफ़ी संपर्क में होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए स्थित होते हैं। यही रीजन है ठोस पदार्थ के अणु का एक निश्चित आकार होता है। निश्चित आकार क्यों होता है? क्योंकि ठोस पदार्थ के कण एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और दो अणु के बीच में एक बल कार्य करता है जिसे आकर्षण बल कहते हैं। तो आकर्षण बल ठोस पदार्थों में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। ठोस पदार्थों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसका आकार निश्चित होता है। इनका आयतन क्या होता है? ये आयतन भी निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव को देखते हैं। द्रव पदार्थ के अणु एक दूसरे से काफ़ी दूर स्थित होते हैं, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। आप देखते हैं, किसी भी द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस बर्तन में हम किसी द्रव पदार्थ को रखते हैं, वे उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं द्रव पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है। यदि किसी द्रव को गिलास में रखते हैं, थाली में रखते हैं, प्लेट में रखते हैं,
तो वह उसी के आकार जैसा रूप ले लेता है जैसा वह पात्र बना होता है। तो हम कह सकते हैं द्रव पदार्थों के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण इनका आकार अनिश्चित होता है और यह जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी के आकार को ग्रहण कर लेते हैं। तो यह द्रव है। आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण होता है। ठोस से कम आकर्षण बल, आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आयतन इनका निश्चित आयतन होता है, आयतन निश्चित। गैस को देखते हैं। गैस पदार्थों के अणु एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित होते हैं और यही रीजन है कि गैस पदार्थ के अणुओं के बीच में आकर्षण बल शून्य होता है, नगण्य होता है, बिल्कुल कम होता है, सबसे कम। कोई आकर्षण बल बांधने का कार्य नहीं करता है और इसीलिए गैस पदार्थ के अणु बहुत ही आसानी से पूरे पात्र में फैल जाते हैं। जहाँ भी रखे जाते हैं पूरे पात्र में फैल जाते हैं। यदि हम देखते हैं अगरबत्ती को किसी कमरे के कोने में जलाकर रख देते हैं तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैस के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं और इनके अणुओं के बीच में बांधने वाला बल भी नहीं होता, नगण्य होता है। इसलिए यह बिल्कुल फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं। तो इनका आकार और आयतन दोनों, आकार और आयतन दोनों क्या होता है? दोनों का दोनों ही अनिश्चित होता है। आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है ठोस का, गैस पदार्थ का। एक चीज और हम देखते हैं डिफरेंस। आकर्षण बल सबसे कम होता है, आकर्षण बल सबसे कम। आयतन आकार दोनों अनिश्चित। और ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थों में एक और डिफरेंस ये होता है कि तीनों पदार्थ के अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतर आणविक स्थान, इंटरसेलुलर स्पेस। अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान या अंतर आणविक दूरी भी कहते हैं इसे। यह अंतर आणविक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठोस पदार्थ में सबसे कम, द्रव में ठोस से ज्यादा होता है और गैसों में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा अंतर आणविक स्थान गैस में पाया जाता है। यह अंतर आणविक स्थान, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, देख सकते हैं दो अणु के बीच में कितनी खाली स्थान है। लिक्विड में देख सकते हैं दो अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में कितनी खाली स्थान है, और गैसों में भी देख सकते हैं कि दो अणुओं के बीच में कितनी दूरी है। तो आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से ठोस में सबसे कम यह दूरी है, यहाँ इसका नाम दे रहे हैं, यह स्थान खाली, अंतर आणविक दूरी, यहाँ दूरी ही लिख दें, अंतर आणविक दूरी या अंतर आणविक स्थान। और गैसों में सबसे अधिक अंतर आणविक दूरी या स्थान होते हैं। यह तीनों पदार्थ की अवस्था है और तीनों में यह डिफरेंस होता है। किसी एक ऐसे पदार्थ का नाम बता सकते हैं आप जो तीनों रूपों में पाया जाता है? पदार्थ
प्रकृति में जितने भी होते हैं वे या तो ठोस में होते हैं, या तो द्रव में, या तो गैस में। लेकिन एक ऐसा भी पदार्थ है जो प्रकृति में तीनों रूपों में पाया जाता है। क्या आप ऐसे पदार्थ का नाम बता सकते हैं? आप बता सकते हैं? आप उसका प्रयोग खाने में भी किए हैं, पीने में भी किए हैं। जल या पानी, जिसका फार्मूला H2O होता है। आप जल को देखते हैं, यह किस रूप में होता है? द्रव को, जल को देखते हैं, इसको देखते हैं द्रव के रूप में होता है या, और जब इसको आप फ्रीज में रख देते हैं, इसके टेम्परेचर को जब कम कर देते हैं, लो टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको रख देते हैं, तो यह जल बर्फ में चेंज हो जाता है। और बर्फ किस रूप में है? ठोस रूप में है। इस बर्फ को रख देने पर फिर यह बर्फ पिघल करके, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, पिघल करके यह द्रव रूप में आ जाता है, पानी के रूप में। और इसको गर्म करने पर, जब इसको गर्म करते हैं इस पानी को, तो वाष्प, जल वाष्प बन करके यह वायुमंडल में निकल जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों रूपों में पाया जाता है। तो आपका यही टॉपिक था, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ, प्रकृति में जितने भी पदार्थ होते हैं सभी तीन रूपों में मिलते हैं। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव और गैस, इन्हीं तीनों रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं। आइए हम पुस्तक में दिए हुए कुछ क्रियाकलाप के बारे में स्टडी करते हैं। ठोस पदार्थ के बारे में क्रियाकलाप 1.9, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। आप देखते हैं पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ तीनों ठोस अवस्था में होते हैं। क्या करना है, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। इनका एक आरेख खींच लेते हैं। रखने के बाद इसको चारों तरफ से इसका आकार को ड्रा कर लेते हैं पेंसिल से। क्या इन सभी का आकार, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है? हम देखते हैं कि सभी का एक निश्चित आकार है, इसलिए पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़ का आकार अलग अलग तरीके से बनता है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? जब हम इन पदार्थों के ऊपर हथौड़े को मारते हैं तो देखते हैं कुछ चीज़ें टूट जाते हैं और कुछ चीज़ें मुड़ जाते हैं या चिपटे हो जाते हैं। इसका कारण इन पदार्थ के अणुओं की विशेष बनावट होती है। आप जानते हैं ठोस पदार्थ के कण, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, और यही रीजन है कि इनके निश्चित आयतन और निश्चित आकार होते हैं। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थों में विसरण नहीं होता है। विसरण की क्रिया द्रव और गैसों में होता है, लेकिन ठोस पदार्थों में विसरण की क्रिया संभव नहीं होती है। नेक्स्ट, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। क्या इनका संपीड़न होता है? तो संपीड़न का मतलब होता है कंप्रेस करना। जब इन पदार्थों के ऊपर बल लगा करके दबाते हैं हम, तो क्या यह बल के प्रभाव से दब जाते हैं? यदि हम हथौड़े के प्रभाव से इनके ऊपर चोट करते हैं तो इनके आकार में परिवर्तन हो जाते हैं।
यानी ठोस पदार्थ में संपीड़न होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, जबकि वहीं यदि कोई द्रव पदार्थ हो तो उसको ठोस की अपेक्षा अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, अधिक दबाया जा सकता है, और गैस पदार्थ को सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है। यही कारण है कि एलपीजी गैस के सिलेंडर में आप देखे होंगे गैस भरी होती है और बिल्कुल कंप्रेस किया होता है, संपीड़ित करके उनको सिलेंडर के अंदर भरा गया होता है। तो द्रव और गैसों में सबसे अधिक संपीड़न होता है, सबसे अधिक गैस में संपीड़न होता है। आइए नेक्स्ट क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्रियाकलाप है द्रव अवस्था में क्रियाकलाप 1.10। इस क्रियाकलाप में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। क्या क्या एकत्रित करना है, जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml पर निशान लगा लें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय सभी को मापक सिलेंडर में 50 ml का निशान लगाकर उसी में रखते हैं। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा, जल को, खाने पकाने के तेल को, दूध को, जूस को और शीतल पेय को फर्श पर यदि हम गिरा दें तो क्या होगा। किसी एक द्रव का 50 ml मापकर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी द्रव पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, इसलिए आयतन में यदि हम 50 ml को मेजर करते हैं किसी पदार्थ को और कहीं भी यदि गिराते हैं तो उसका आयतन तो सेम होगा, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 50 ml से न तो 60 ml होगा और न ही 40 ml होगा, वह पदार्थ 50 ml ही होगा। इसका मतलब आयतन निश्चित है, तभी तो 50 ml है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? हाँ, एक चीज जरूर है, द्रव का आकार हर कंडीशन में एक समान नहीं रहता है। जल को, खाना पकाने के तेल को, जूस को, दूध को और जूस और शीतल पेय को गिराने पर हर कंडीशन में एक समान उनका आकार नहीं रहता है। जल के फैलने की दर, खाना पकाने के तेल के फैलने की दर, दूध के फर्श पर फैलने की दर और जूस और शीतल पेय के फर्श पर फैलने की दर अलग अलग होती है। तो हर कंडीशन में इनकी ये समान आकार नहीं रहता है, आकार अनिश्चित होता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ेलने पर क्या यह आसानी से बहता है? देखिए, यह तो तरलता के ऊपर निर्भर करता है कि कोई द्रव पदार्थ एक से दूसरे बर्तन में जब गिराते हैं तो वह क्या आसानी से बहता है। यह कंडीशन उस वस्तु के तरलता के ऊपर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा तरल होगा उतने आसानी से फ्लो होगा, उसमें प्रवाह होगा, और जितना डेंस होगा, जितना सघन होगा, उसमें तरलता उतनी कम होगी। जैसे शहद को देख लिया जाए, शहद में वह बहुत ही डेंस होता है, सघन होता है, इसलिए उसका घनत्व अधिक होने के कारण तरलता उसमें कम होता है। जबकि पानी की तुलना वहीं पर कर ली जाए शहद से, तो पानी में इसकी तरलता अधिक होने के कारण यह बड़े आसानी से फ्लो होता है। यह डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट, एक क्रियाकलाप को हम अगले क्रियाकलाप को स्टडी करते हैं और यह क्रियाकलाप गैसीय अवस्था से है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तीसरे क्रियाकलाप को हम पढ़ते हैं, क्रियाकलाप 1.11। 100 ml की 3 सिरिंज लें और उनके सिरे को रबर की कार्क से बंद कर दें।
यहाँ देख सकते हैं इस फिगर में सिरिंज है और इसके सिरे को रबर की कार्क से बंद कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं फिगर में यह सिरा है, रबर कार्क से बंद कर दिया गया है और सिरिंज है, सिरिंज की पिस्टन है। तो 3 सिरिंज लें और उसके सिरे को रबर की कार्क से बंद कर दें। सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा लें। अब यहाँ पीछे का पिस्टन दिया गया है, इसको सभी सिरिंजों से अलग कर लेते हैं। पहली सिरिंज में हवा रहने देते हैं, दूसरी में जल भर लेते हैं और तीसरी में चाक के टुकड़े भर देते हैं। अब क्या करते हैं, पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाते हैं तीनों में। सिरिंज के पिस्टन की गतिशीलता बड़े आसानी से मूव करे, इसके लिए पिस्टन पर थोड़ा सा वैसलीन लगा देते हैं। अब तीनों पिस्टन को पीछे से प्रेस करते हैं, दबाते हैं। आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर चला गया, अपने परीक्षण से आपने क्या अनुमान लगाया। देखिए यहाँ पर इस क्रियाकलाप का मकसद है संपीड्यता को, कंप्रेशन को जानना। किस पदार्थ को कितना अधिक कंप्रेस किया जा सकता है, इस पदार्थ के कंप्रेस करने की प्रक्रिया को संपीड्यता या कंप्रेशन कहते हैं। तो कंप्रेशन या संपीड्यता की प्रक्रिया को जानने के लिए यह क्रियाकलाप रखा गया है। तो पहले कंडीशन में देखते हैं जिसमें हवा रखते हैं। हवा वाले सिरिंज को हम दबाते हैं तो वह दबता है और सबसे अधिक कंप्रेस किया जा सकता है जिसमें हवा रखी होती है। दूसरे कंडीशन में देखते हैं जिसमें जल भरी होती है। जल वाले सिरिंज को जब हम कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस तो करते हैं लेकिन पहले की तुलना में कम कंप्रेस होता है। और तीसरे कंडीशन में जिसमें चाक के टुकड़े भर कर रखे गए हैं, इसको जब हम दबाते हैं तो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होता है, बड़ा दिक्कत होता है कंप्रेस करने में, वह प्रेस नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब सबसे अधिक संपीड्यता किस पदार्थ में होता है, गैस पदार्थ में। तो गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होता है, उससे कम संपीड्यता होता है द्रव में, और सबसे कम संपीड्यता होती है ठोस पदार्थ में। यहाँ देख सकते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों पदार्थ को रखा हुआ है। ठोस पदार्थ के अणुओं की स्थिति यहाँ दिखाया गया इस फिगर में, दूसरे में द्रव पदार्थ के अणुओं की स्थिति और तीसरे में गैस पदार्थ के मॉलिक्यूल्स की स्थिति को दिखाया गया है। अब देखिए ठोस पदार्थ के अणु काफ़ी निकट स्थित हैं और इनमें प्रबल आकर्षण बल से आपस में जुड़े हुए हैं। ऊष्मा देने पर इनके अणु गतिज ऊर्जा से भर जाते हैं और अपनी स्थिति में रहते हुए कंपन करते हैं। द्रव में भी ऊष्मा देने पर इसके अणु अपने अणु के अगल बगल मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। जबकि गैसों में यह गतिज ऊर्जा सबसे अधिक हो जाती है और वह बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करने लगते हैं। तो इस तरह से ऊष्मा का प्रभाव ठोस, द्रव और गैस पदार्थों पर पड़ता है। विसरण की क्रिया को यदि देखा जाए ठोस पदार्थ और गैसों में, तो विसरण किस पदार्थ में सबसे अधिक होगा, गैसों में। गैस पदार्थों में विसरण की क्रिया सबसे अधिक होती है। गैस पदार्थ के अणु बहुत तीव्र गति करते हैं और अधिक दूरी तक विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि रसोई घर में कोई भी खाद्य पदार्थ जब बनता है तो उसकी गंध दूर दूर तक फैल जाती है, क्योंकि विसरण की क्रिया यहाँ पर तेज होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, आप अपना होमवर्क नोट कीजिए। और आपका होमवर्क यहाँ पर ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको। पहला होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको, यह प्रश्न नंबर 1, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। और इसका परिभाषा यह हो गया घनत्व का। घनत्व क्या हो गया, तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। और इसलिए घनत्व को हम फार्मूले के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम के रेशियो को घनत्व कहते हैं।
यहाँ देखिए, बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। सबसे अधिक घनत्व किसका है, सबसे कम घनत्व किसका है। तो यहाँ प्रश्न में दिया है बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात सबसे कम घनत्व वाले पदार्थ को पहले, उससे अधिक घनत्व वाले को बाद में, और उससे अधिक घनत्व वाले को और बाद में। इसी क्रम में बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में इन पदार्थों को व्यवस्थित करना है। इसमें वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चाक, रुई और लोहा। तो इसको आपको देखना है किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होगा। किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होगा, जिस पदार्थ का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस पदार्थ का घनत्व भी उतना ही अधिक होगा। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं लोहा का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, तो लोहे का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो इसी तरह से आप इसको पूरा व्यवस्थित कर लीजिएगा बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में। और दूसरा प्रश्न है आपके लिए, प्रश्न नंबर 2, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। इसमें डिफरेंस लिखना है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस देना है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।